हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2024 में सोशल साइंस को लेकर जिनका 60 मार्क्स का एसएसटी होगा उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको पता है कि सीटेट में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जनरल कैटेगरी में हैं या अदर कैटेगरी में हैं, जिनके लिए पासिंग मार्क्स 82 है और 90 है, और वो कभी कभी 1 या 2 नंबर से पीछे रह जाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में बिहार में भर्तियां आती जा रही हैं, जिसमें सभी अदर स्टेट के लिए 90 मार्क्स ही दिया गया है कि आप फीमेल हो मेल हो, आपको 90 अबव होना चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी में हो तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये जो सीटेट का एग्ज़ाम है, जो पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट था, वो अब कहीं ना कहीं आपके लिए एक चुनौती बन जा रही है कि आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आपको 90 अचीव करना है तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका एक एक नंबर जो है इसके लिए सिक्योर हो जाए। इसके अलावा जिन भी बच्चों का सोशल साइंस होता है, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 26 ही स्कोर कर पाते हैं। मोस्टली ऐसे बच्चे होते हैं जो 25-26 ही स्कोर कर पाते हैं, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि एसएसटी में बच्चों का नंबर बहुत अधिक ना होने की वजह से वो सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि 30 नंबर का सीडीपी है, 30 आप लैंग्वेज हो गया, और 30 आपका एसएसटी में आपको पता है कि 60 नंबर आपका हो सकता है हिंदी हो गया, या जो भी आपने लैंग्वेज लिया होगा वो हो सकता है। तो आपको पता है कि आप संस्कृत में या जो भी आपका लैंग्वेज है, और सीडीपी में आप हिंदी की अगर हम बात करें तो आप कवर कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपका जो सब्जेक्ट वाला जो पोर्शन होता है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होगा, तभी आप 90 क्रॉस कर पाएंगे। तो सेशन को लेट ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। पूरा क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, और एनसीईआरटी बेस्ड होने के वजह से आपके क्वेश्चन हूबहू परीक्षा में या तो एज अ कथन के तौर पे पूछ लिए जाते हैं या ऑप्शनल के तौर पे पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हिरासत का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हिरासत का मतलब होता है पुलिस द्वारा किसी को गैर कानूनी ढंग से अपने कब्जे में रखना, जो है वो हिरासत का मतलब होता है। अब देखिए, हम यहाँ पे एक चीज को बहुत ही अच्छे से आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए, आप जब चैप्टर क्लास 7 का एनसीईआरटी पढ़ते हैं एसएसटी का, तो उसमें दिया है कि एक महिला होती है, वो किसी दूसरे के घर पर काम कर रही होती है, और मकान मालिक जो मालकिन होती है, उनका कोई सोने का नेकलेस होता है या कोई नेकलेस होता है, वो गायब हो जाता है। तो पूरी कहानी ही इस पर बनी है कि हिरासत में उसे ले लिया जाता है, और बतौर कोई सबूत नहीं होता है, उसे चोरी करते हुए नहीं दिखा जाता। तो हमारे भारत में न्याय का क्या प्रोसीजर है उसके बारे में उस चैप्टर में पूरे डिटेल में दिया। वहां पर दिया है कि हिरासत का मतलब होता है पुलिस द्वारा किसी को गैर कानूनी ढंग से अपने कब्जे में कर लेना, हिरासत का मतलब होता है। ठीक, हिरासत का मतलब लोग सोचते हैं कि जेल में डाल देना, नहीं। आप यहाँ पर देखिए, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड को देखिए, क्योंकि एज इट इज ये कथन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पूरा उस क्वेश्चन जब आप सीरीज को, उस लेसन को पढ़ते हैं, तो उस लेसन में पूरा पता है कि न्याय किस प्रकार से मिलता है। फिर जो नौकरानी होती हैं जिनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगता है, वो गलत मतलब नहीं होती हैं वो, और उनके ऊपर जो आरोप होता है वो गलत साबित होता है, और इस तरीके से न्याय का पूरा प्रोसीजर उसमें बुक में दिया हुआ है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि एसएसटी के लिए क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी होगी। जब आप एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आपको चीजें खुद ब खुद धीरे धीरे करके समझ में आने लगती हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल जो गुजरात में स्थित है, धौलावीरा, लोथल। देखिए, हम जब हड़प्पा कालीन के बारे में पढ़ते हैं, आपको पता है कि हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, इन दोनों को जुड़वा नगरी भी कहा जाता है, जुड़वा राजधानियां भी कहा जाता है। तो हड़प्पा कालीन स्थल जो गुजरात में स्थित है वो है धौलावीरा और लोथल। आपको पता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सिंधु, बलूचिस्तान, पाकिस्तान प्रांत जो पंजाब में उस समय शामिल था, वो सारा कुछ जो है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की बहुत से अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। अगर भारत की बात करें तो धौलावीरा हो गया, लोथल, कालीबंगन, इस तरीके से हिसार में, हरियाणा में भी कुछ राखीगढ़ी, ये सारी चीजें जो हम लोगों को देखने को मिलती हैं, सब हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल देखने को मिलते हैं। अब गुजरात में 2 स्थल हैं, एक है धौलावीरा और दूसरा है लोथल। आपको पता है लोथल में बात करें तो अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं, कभी कभी क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी जीव जीना चाहते हैं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, ये भी स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन है।
सभी जीव जीना चाहते हैं, यह कथन या दीक्षा किसने दी थी? महावीर वर्धमान ने ये शिक्षा दी थी कि सभी जीव जो हैं वो जीना चाहते हैं, यानी सभी को अपना जीवन प्रिय है। आपको बता दें कि जब हम जैन धर्म की शुरुआत करते हैं, जैन धर्म के बारे में जब हम पढ़ना चाहते हैं तो महावीर स्वामी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इनका जो वास्तविक नाम था वो वर्धमान था, बाद में ये कैवल्य कहलाया। कैवल्य जिन कहलाए, यानी बंधन मुक्त। यानी जैसा कि आप गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, जब हम बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही जब हम जैन धर्म पढ़ते हैं एनसीईआरटी में तो हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं या वर्धमान के बारे में पढ़ते हैं। इनके बचपन का नाम वर्धमान दिया हुआ है, जिन भी कहा गया है, निर्ग्रंथ भी इनको कहा गया है, कैवल्य भी कहा गया है। यानी जब सारी ज्ञानेंद्रियों पर अपना खुद का क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए, तो वो क्या हो गया, सभी बंधनों से मुक्त हो गए, तो इसे निर्ग्रंथ कहा गया। इस तरीके से बहुत सी चीजें उन्होंने ही बताया कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी को अपना जीवन क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रिय है। ये दीक्षा देने वाले कोई और नहीं बल्कि महावीर स्वामी थे, वर्धमान थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम इनके बारे में एक और चीज पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर देते हैं। महाभिव निष्क्रमण जिसका मतलब घटना कहलाती है, पहला उपदेश देते हैं, फिर बाहर जाते हैं, बाहर जाके पहले केवल मैंने ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाए। और इस तरह से पता है कि मतलब बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने के पश्चात, बहुत 2 गुरु बनाने के पश्चात बहुत बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक उसी तरीके से जैन धर्म की जब शुरुआत होती है तो महावीर स्वामी के बारे में होता है। 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर वो घर त्याग कर देते हैं और ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन एज इट इज परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे क्वेश्चन श्रेणी का संबंध है। ठीक है, श्रेणी किसको कहते हैं, श्रेणी का संबंध किस, तो व्यापारी संगठन से श्रेणी का प्रयोग उत्तर भारत में व्यापारी संगठनों के लिए किया जाता था और दक्षिण भारत में इन व्यापारी संगठनों को नगरम कहा जाता है। अगर हम पूरे ओवरऑल ऐसे अगर भारत का मैप की बात कर लेते तो आपको पता है कि ये उत्तर भारत हो जाता है और ये दक्षिण भारत होता है। तो उत्तर भारत में जो व्यापारी होते थे, इन व्यापारी संगठन के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है श्रेणी। आप ध्यान रखिएगा, श्रेणी वर्ड है, श्रोणी नहीं है, श्रेणी है। और दक्षिण भारत में इन्हीं व्यापारी संगठनों के लिए नगरम का प्रयोग होता था। ध्यान रखिएगा, जब हम चोल प्रशासन पढ़ते हैं, आपको पता है कि इसमें एनसीईआरटी में चोल प्रशासन के बारे में भी शॉर्ट में दिया हुआ है। चोल प्रशासन के जब बारे में पढ़ते हैं तो ये अपनी स्थानीय स्वशासन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए और आज भी चोलों का अगर स्थापत्य की बात करें या चोलों का जो शासन में, उसमें उनके स्थानीय स्वशासन के लिए ही चोलों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो ये था कि जो व्यापारी संगठन होते थे उनको नगरम कहा जाता था। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते हैं कोट्टम, नगरम, ये सारी चीजें छोटी छोटी इकाइयां, कुरु, ग्राम, ये सब जब गांव की छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित होते हैं तो इन सभी लोगों को हम दक्षिण भारत में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इन्हीं व्यापारी संगठनों को दक्षिण भारत में नगरम कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, आगे क्वेश्चन परिभ्रमण कहलाता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया जो है, याद कर डालिए इसको। परिभ्रमण किसको कहते हैं? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने की जो प्रक्रिया होती है उसे परिभ्रमण कहते हैं। देखिए, आपको पता है कि थोड़ी सी हमारी पृथ्वी की अगर हम बात करें तो यहाँ से यानी ध्रुवों की तरफ से ये थोड़ी सी चपटी है। ध्यान रखिएगा। अब जब हम ऐसे बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो अब हमारा जो पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी भी क्या करती है, चारों तरफ सूर्य के चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी क्या होती है, घूमती है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है वो परिभ्रमण कहलाता है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना को परिक्रमण कहते हैं। यानी सूर्य के तरफ चारों ओर परिक्रमा करने की जो प्रोसीजर होता है उसको हम परिक्रमण कहते हैं, जबकि अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। ध्यान रखिएगा। और ये 23.5 डिग्री जो है वो क्या है, झुकी हुई है। यानी अगर ओवरऑल बात करें तो बिल्कुल 90 डिग्री का कोण नहीं बनता, बल्कि ऐसा कोण बनता है। ध्यान रखिएगा, यानी थोड़ा सा, यानी 23.5 डिग्री आपको पता है क्या है, झुकी हुई है। तो 90 तक आते आते, यहाँ तक आते आते क्या होता है, ध्रुवों की तरफ बढ़ते बढ़ते क्या होने लगता है, जो ठंड होती है, मौसम जो होता है वो ठंडा होने लगता है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि अगर इस पॉइंट से बात करें, ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होता है, शीत मौसम होता रहता है। ठीक, पृथ्वी अपने कक्षीय समतल से कितनी दूरी पर झुकी हुई है, तो 66। पृथ्वी अपने कक्षीय समतल से, ध्यान रखिएगा, अगर हम पृथ्वी को ऐसे देखते हैं तो यहाँ पर हम आपको बता दिए, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यानी बिल्कुल साउथ पोल और नॉर्थ पोल की बात करते हैं, यहाँ पर हम 90 डिग्री के, और यहाँ पर बीचों बीच जो रेखा जाती है वो है 0 डिग्री, यानी इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। ये 23.5 डिग्री जो होती है वो कर्क रेखा होती है।
23.5 कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये सीधे बिल्कुल अगर ऐसे देखा जाए तो देखिए ये 90 का कोण बनना चाहिए, लेकिन अपनी पृथ्वी क्या है, थोड़ी सी झुकी हुई है, तो ये 23.5 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है ये। लेकिन अपने कक्षीय समतल से यानी यहाँ से 66.5, क्योंकि देखिए 23.5 के बाद कौन सा आता है, 66 आर्कटिक और नीचे अंटार्कटिक आता है ना। उसी तरीके से 90 तक जाते जाते ध्रुवीय पोल पर जाते जाते 90 डिग्री हो जाता है। तो अपनी कक्षीय समतल से कितनी दूरी पर झुकी हुई है, तो 66.5 डिग्री से झुकी हुई है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है? ये बहुत ही स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया है। तो आर्यभट्ट ने ऐसा कहा था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है, यानी पृथ्वी गोल है और अपने ही अक्ष पर क्या हो रही है, घूम रही है। अपने ही अक्ष पर क्या होती है, घूमती है। तो थोड़ा सा जब वो अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर घूमने के साथ साथ वो अपने अक्ष पर भी क्या होती है, घूमती है। ऐसा किसने कहा था? आर्यभट्ट ने कहा था। ठीक, आगे है क्वेश्चन, एक मानचित्र जो विशिष्ट केंद्र पर आधारित होते हैं उन्हें कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। अब देखिए, जब भी हम क्लास 6 या 7 में जब भी हम पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर हम मैप बता रहे हैं बच्चों को, ठीक, आपको पता है कि भारत का मैप अगर ओवरऑल बात करें ऐसा, ठीक, ऐसा समझ लीजिए, ऐसे, तो जब हम कुछ ऐसे समझिए, अब मान लीजिए आपको पता है कि क्लास 6 में आप बच्चों को मैप के बारे में कुछ बता रही हैं, ठीक, तो पहली चीज क्लास 6 का बच्चा जो होगा वो कैसे, उसकी जो सोचने विचारने या समझने की जो क्षमता है वो किस लेवल की होगी, इस बात को समझते हुए हम जब मानचित्र का प्रयोग करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर नीचे मानचित्र में कुछ संकेत दिए होते हैं। उस संकेत के माध्यम से हम बच्चों को दर्शाते हैं कि हम पठार के बारे में बता रहे हैं या पहाड़ के बारे में बता रहे हैं या नदियों के बारे में बताते हैं। जब हम उसे अन्य देश के बारे में, जैसे यहाँ पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, फिर वहाँ से नदियाँ जो निकलती हैं, सिंधु, सतलज, झेलम, व्यास नदी, ये सारी नदियों के बारे में जब हम पढ़ाते हैं तो ये सारा कुछ तो आपका मैप में आ गया। अब यहीं पर हम बताते हैं, ये देखिए, हम जब मैप पढ़ाते हैं, मैंने यहाँ पर किसी क्लास के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि जब आप मैप के बारे में बताते हैं तो आप, ये कॉमन सी चीज़ है, आप क्या बताते हैं, दूसरे देश के बारे में बताते हैं, भारत का क्या बताते हैं, बीचों बीच कौन सी रेखा गई है वो बताते हैं, दक्षिण भारत और उत्तर भारत को बीच में आपको पर्वत, विंध्य पर्वत के बारे में बताते हैं, अरावली पर्वत के बारे में बताते हैं, मैकाल पर्वत बताते हैं, छत्तीसगढ़, अमरकंटक नदी, ये सारी नदियों के बारे में हम, जब हम मैप ओवरऑल बात करते हैं, एक सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं, तब हम ये सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। दक्षिण भारत में भी बात करते हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन जब क्लास 6 का बच्चा जो होता है, जब क्लास 6 में जो बच्चे होते हैं, उनको ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हौच पौच हो जाएंगी। अगर आप एक ही मानचित्र में वो सारी चीज़ें उसे बच्चों को बताएंगे तो क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो क्लास 6 का बच्चा सोचने विचारने की क्षमता कितनी धारण किए हुए है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम जिस मानचित्र का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। यानी क्लास 6 में अगर आपको पर्वत केवल बताना है तो आप ओवरऑल भारत में जितने भी पर्वत हैं उनके बारे में आप बच्चे को क्या करेंगे, बताएंगे। और जब हम किसी विशिष्ट केंद्र पर आधारित होकर किसी बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी विषय को लेकर के, अब जैसे पठार पढ़ाना है तो पठार आपको पता है, या आप सपोज ऐसा करिए कि आप नदी के बारे में बताते हैं, ठीक है, इसको समझिए ध्यान से कि आपने नदियों के बारे में बताना है, ठीक। अब आपको नदी के बारे में जब बताना है तो बच्चे क्या करेंगे, आप बताएंगे कि पहले सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, सतलज कहाँ से निकलती है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यमुना का कहाँ से होता है, गंगा और यमुना मिलती कहाँ पर है, किस जिले में मिलती हैं, किस राज्य में मिलती हैं, राज्य के किस जिले में मिलती, ये सारी चीज़ें जब आप बताते हैं सिर्फ नदियों से रिलेटेड, तो बच्चे को उस मानचित्र जो प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। ध्यान रखिएगा, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम किसी विशिष्ट केंद्र पर आधारित होकर या किसी विषय को लेकर के अगर हम किसी मानचित्र का प्रयोग करते हैं तो हम उस विशिष्ट केंद्र पर आधारित यूज़ किए हुए मानचित्र को हम क्या करते हैं, थीमेटिक मानचित्र। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आया, कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एक और बात जो यहाँ पर बता देती हूँ वो ये है कि हम अगर पृथ्वी के ग्लोब का, आपको पता है कि पृथ्वी का समरूप होता है, लघु रूप होता है, और यहाँ पर 0 डिग्री विषुवत रेखा होती है, 23.5 कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ की अगर बात करें तो मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, और यहाँ ध्रुव पर क्या हो जाते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल में क्या होते हैं, 90 डिग्री होती है। और जब हम यहाँ से आपको पता है ये वाले एरिया की ओर बात करें, यानी 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण की, तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। और इस क्षेत्र में साल भर क्या होते हैं,
गर्मी बहुत पाई जाती है, क्योंकि सूर्य की रेखा क्या होती है, बिल्कुल सीधे पड़ती है, ध्यान रखिएगा। तो साल भर यहाँ क्या होता है, गर्मी वाला मौसम होता है। और जब जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है, तेज होती है, बादल बनते हैं, संघनन होता है और बादल गरजते हैं फिर बरसते हैं। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इस तरीके से आपको पता है कि यहाँ पर आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी देश हैं, आपको ओवरऑल बात करें तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, इन तीनों रेखा पर पाए जाने वाले जो देश होंगे, उन देशों में कौन से वन पाए जाएंगे, तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्योंकि ऐसे वनों में क्या होते हैं, बारिश भी होती है, और जहाँ पर बारिश होती है वो वर्षा वन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जिनसे प्रश्न आपकी 6th 7th 8th में पूछे जाते हैं। ओवरऑल बात करें तो आपको 6th 7th 8th की एनसीईआरटी, 9th की एनसीईआरटी बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। क्योंकि जब आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। तो ये इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।